हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकेजी स्टडी सेंटर की एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th का साइंस। क्या देखेंगे? क्लास 10th का साइंस यानी विज्ञान। जैसे देखिए आज आप लोगों का मासिक टेस्ट हुआ है। क्या है? क्लास 10th में आज जो है कि यह मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 यानी आप लोगों का अक्टूबर का जो आज का जो है कि जैसे कि 27 तारीख के डेट में आपका क्या हुआ है? टेस्ट हुआ है। तो टेस्ट एग्जाम का जो भी पेपर था वह यही पेपर था यानी जो भी आपके एग्जाम जो भी स्कूल में आपका एग्जाम हुआ है यानी मंथली टेस्ट हुआ है वह यही पेपर था, सेम यही पेपर। तो मैं उसी को लेकर के आया हूँ। आज इसमें हम लोग इसका देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है या कितना क्वेश्चन का आंसर आपने टिक किया है उसको आप लोग को चेक कर सकते हैं कि यहाँ से आपका कितना आंसर सही हो रहा है। और इससे ऑप्शन था पेपर में जो भी क्वेश्चन आया था वह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इसका आंसर करा देता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपका आंसर भी क्लियर हो जाए। और क्या होगा, आप इससे सीख भी लेंगे जिससे कि आपका 30 क्वेश्चन 30 के साथ साथ आपका बल्कि इसमें जो है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता देंगे तो आप 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कह रहा है कि कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। यानी जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका कि कोई विद्युत धारावाही है एक सीधी लंबी परिनालिका, उसके भीतर जो है वह चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है या फिर इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है या शून्य होता है या इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है कि यह जो है कि आपका क्या होता है, सभी बिंदुओं पर जो है वह समान होता है। यानी कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका है एक, उसमें क्या होगा जो कि उसके भीतर जो है वह चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वह क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुंबक का क्रोड यानी जो कोर होता है वह बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है, पीतल है या एल्युमिनियम है या फिर नर्म लोहा है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि विद्युत चुंबक का क्रोड जो बनता है वह आपका कहेगा कि विद्युत चुंबक या विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका नर्म लोहा होता है। क्या होता है? नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे कहेगा कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या कहेगा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वह आपका इस्पात का होता है। किसका होता है? इस्पात का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कहा है, क्या कहा है कि विद्युत चुंबक का जो क्रोड है वह बनाने के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करेंगे, वह आपका नर्म लोहा होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए ए मीटर जो है उसको हम लोग विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्या होता है? ए मीटर जो होता है उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। अब देखिए यहाँ पे ए मीटर जो है, जैसे देखिए यह ए मीटर लिख रहे हैं तो यह क्या है, छोटा है। यानी ए मीटर जो है वह 4 अक्षर से मिला है, लेकिन इसमें सिर्फ ए आ रहा है, उसके अलावा मीटर है। और वोल्ट मीटर जब लिखेंगे तो क्या होगा, वोल्ट इस तरह से लिखेंगे तो वोल्ट जो है वह क्या है, इससे बड़ा आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, जैसे ही आपसे कहेगा ए मीटर तो छोटा है, तो इसमें श्रेणी जो है वह क्या है, श्रेणी क्रम तो दोनों में जुड़ा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पे क्या है, यह श्रेणी है जो कि आपका इसमें क्या है 2 अक्षर दिख रहा है, मात्रा को छोड़ रहे हैं तो सिर्फ 2 अक्षर है, और इसमें आपका समांतर में क्या है 4 अक्षर है। तो देखिए आपसे पूछा है ए मीटर, तो ए मीटर में क्या है, अगर मीटर को छोड़ रहे हैं तो सिर्फ ए है 1 अक्षर, और उसमें जो है कि वोल्ट मीटर में क्या है, अगर मीटर को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, वोल्ट मिलेगा। यानी उसमें जो है कि 3 अक्षर लगभग हो जा रहा है। तो क्या होगा, जो बड़ा होगा उसके लिए हम बड़ा टिक करेंगे, जो छोटा होगा वह छोटा टिक करेंगे। यानी वही है जहाँ पे क्या क्या है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ए मीटर छोटा है इसलिए इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और वोल्ट मीटर जो लिखते हैं वह बड़ा होता है इसलिए उसको क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, तो आपसे पूछा है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, यानी प्रतिरोध जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है एम्पियर, ओम या वाट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वह आपका ओम होता है, लेकिन इसके साथ ही बता दें कि एम्पियर जो है वह आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और उसके बाद आपका ऑप्शन बी में है वाट, जो कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। सिर्फ आपसे यहाँ पूछा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो कि आपका
ओम होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से आपका 3 से 4 क्वेश्चन एक में ही कंप्लीट हो रहा है। तो अगर हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग हमारा 50 से 100 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्या है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं, यानी हम जब कोई क्या है, जब किसी तार में जो है विद्युत धारा को जब प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो गतिशील कण होता है वह क्या होता है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। आपका जो है वह इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी गतिशील कण जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि विभवांतर का ऐसे मात्रक है। क्या है विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या है, ऑप्शन है ओम है या एम्पियर है या वाट है या वोल्ट है। अभी आपको पता है क्या है, अभी आपको 4 नंबर क्वेश्चन में बताया है कि ओम क्या है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक है, एम्पियर जो है वह विद्युत धारा का मात्रक है, वाट जो है वह शक्ति का ऐसे मात्रक है, तो विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है वह सिर्फ और यह जो है आपका फिजिक्स से, विद्युत धारा के चैप्टर से है, और जो भी आपका होगा जैसे एक एक चैप्टर से आपका करके, जैसे इसके पहले जो टेस्ट हुआ था वह आपका शायद प्रवर्धन और अपवर्तन चैप्टर से था, यह आपका ज़्यादा करके इसमें क्वेश्चन जो है वह विद्युत धारा चैप्टर से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना क्वेश्चन को समझ लेता है तो देखिए आपका एक तो आंसर आप मिला सकते हैं कि आपका आंसर कितना सही हुआ, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपका जो है कि यह प्रैक्टिस हो जाएगा कि जैसे कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी यह क्वेश्चन जो भी, जैसे देखिए यह बोर्ड द्वारा छपा गया क्वेश्चन है, तो क्या होगा यह भी आगे भी आपको जो है बोर्ड एग्जाम में भी यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको तैयारी अच्छी से कर लेंगे। क्या कहा है, निम्नलिखित में से 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में धन या ऋण का चिन्ह यानी प्लस और माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है। देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित में से किस में जो है वह धन और ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो देखिए कुंडली जो होता है, एक कुंडली होता है उसमें जो है कि धन और ऋण का चिन्ह जो है वह अंकित नहीं होता है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन कर रहा है ए में है प्रतिरोध, बी में है सी में है वोल्ट मीटर, बी में है बैटरी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बैटरी जो है उसमें आपका प्लस और माइनस दोनों होता है, प्रतिरोधक जो है उसमें भी आपका क्या होता है, इसमें भी प्लस और माइनस दोनों होता है। जैसे प्रतिरोध को हम लोग जोड़ते हैं ना, तो इस प्रकार से इसमें प्लस और माइनस दोनों होता है। वोल्ट मीटर में भी प्लस और माइनस दोनों होता है। यह जो है कि आपका क्या होता है, कुंडली जो है उसमें आपका प्लस और माइनस यानी धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। लेकिन आपका यहाँ पे ऑप्शन में कुंडली कहीं नहीं दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। इस तीनों में जो है कि क्या होता है, धन और ऋण का चिन्ह होता है, जो कि क्या है इनमें से कोई नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन में रहता कि कुंडली, तो उसमें जो है कि धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो वहाँ पे अगर कुंडली रहता तो हम उसको टिक करते, लेकिन कुंडली नहीं है ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। यानी इसमें जो है कि चारों में कौन जो है वह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो देखिए इस्पात जो है वह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, कोबाल्ट भी होता है, निकेल भी होता है। एक पीतल जो है वह जो आपका क्या है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। यह यानी इसमें जो है कि अगर चुंबक को सटाते हैं तो यह नहीं सटता है, यानी पीतल आपका क्या है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। क्या है यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति जो है वह इसमें से कौन है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है, पावर जिसको बोलते हैं, उसको पी से हम लोग लिखते हैं। तो पी बराबर होता है आपका पी बराबर वी आई होता है। क्या होता है, पी बराबर वी आई, यानी विभवांतर गुने विद्युत धारा। भी क्या है हमारा विभवांतर, और आई जो है वह विद्युत धारा है, यानी पी बराबर वी गुने आई होता है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है आपका पी इक्वल टू वी आई, कहीं पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, कहीं पे है नहीं है, वी आई कहीं पे नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पी इक्वल टू वी आई होता है। ठीक, अब देखिए ओम के नियम से होता है, एक क्या होता है ओम के नियम से अगर लेते हैं तो वी बराबर आई आर होता है। क्या होता है, ओम के नियम से वी इक्वल टू आई आर होता है। अब देखिए वी इक्वल टू हमारा आई आर है, अगर इसमें वी की जगह हम इस आई आर को रख देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे भी की जगह आई आर हो जाएगा, तो इस आई में आई से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आर में आर हमारा एगो है तो आर रह जाएगा, यानी हमारा आई स्क्वायर आर आया। क्या आया, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ जाएगा जब भी का मान रखेंगे। अब देखिए आई स्क्वायर आर इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं है, क्या है आई स्क्वायर आर भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या है पी इक्वल टू वी आई है। अब देखिएगा इसको अच्छी प्रकार समझिएगा, पी इक्वल टू वी आई है। अब हमारा क्या है ओम के नियम से जो है वह वी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। अब देखिए वी इक्वल टू जब आई आर है तो हम क्या करेंगे,
अगर भी यहाँ पे आई का मान इधर रख लेते हैं तो इस भी बटा क्या हो जाएगा, भी बटा आर इक्वल टू आई हो जाएगा। यानी आई आर जो गुना में है तो इस इधर को हम आर को जो है इधर भेज दीजिए तो यहाँ भाग में आ गया, इधर आई बच गया। अब देखिए आई का मान सिर्फ रख देंगे, इसमें हम आई का मान रख देंगे तो आई का मान कितना आया, भी बटा आर आया, भी बटा आर आया ना। तो यहाँ पे एक भी है यानी पी इक्वल टू आपका एक भी पहले से है और यहाँ पे आई आर क्या हो जाएगा, आई की जगह पे भी बटा आर यानी गुना भी बटा आर हो जाएगा। अब देखिए भी में भी से गुना करेंगे तो क्या आएगा, भी स्क्वायर, और ये बटा में आर है तो बटा में आर रह जाएगा। तो कितना आया हमारा, भी स्क्वायर बटा आर, यानी हमारा पी का मान कितना आ गया, भी स्क्वायर बटा आर। अब देखिए आपका ऑप्शन में है ए में भी स्क्वायर आर, सी में है भी आर और बी में है भी स्क्वायर बटा आर, डी में है इनमें से कोई नहीं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर हम लोग जितना सॉल्व किया है उसमें से कोई भी ऑप्शन में रहेगा वो हमारा सही होगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वह भी स्क्वायर आर दिया है यानी भी स्क्वायर बटा आर, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है टंगस्टन में निम्न में से किस ताप पर, सॉरी टंगस्टन जो है वह निम्न में से किस ताप पर पिघलता है, यानी जो टंगस्टन होता है वह जो है कि किस ताप पर पिघलता है। तो जैसे देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह होता है आपका टंगस्टन का बना हुआ, यानी जो फिलामेंट हम लोग बनाते हैं वह आपका क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो वही जो है कि उसका जो जैसे कि उसका जो गलनांक है वह आपका 3500 डिग्री लगभग 3500 डिग्री सी होता है, यानी वह जो है कि 35 उसका गलनांक काफ़ी अधिक है तो इसलिए वह जो है कि क्या है 3500 डिग्री सी पर जो है वह पिघलना शुरू होता है। यानी वही कहा है कि टंगस्टन जो है वह निम्न में से किस ताप पर पिघलता है, यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है देखिएगा क्या कहा कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, यानी प्रयोगशाला में जो बनाया गया था वह पहला संश्लेषित का पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। ऑप्शन है CH3COOH या CH4 या NH2CONH2 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो है कि पहला कार्बनिक यौगिक जो है वह प्रयोगशाला में जो है वह संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक जो है वह आपका यूरिया है। क्या है, यूरिया है, जिसका सूत्र होता है क्या होता है NH2NH2CO यही आपका यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ऑप्शन बी में, देखिए NH2CONH2 यानी NH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2 यही आपका यूरिया का सूत्र है। तो आपसे ये भी याद हो जाएगा, जैसे कि आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं जो कि आपका क्या है प्रयोगशाला में यह पहला कार्बनिक यौगिक है, यही आपका ऑप्शन भी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कहा है, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव जो भी आपका साइंस का जो सीरीज चल रहा है 400 ऑब्जेक्टिव का, उसमें आपको यह क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। क्लास पर डे शाम को 7 बजे से चलता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको पर डे कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव में आपका लॉन्ग फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट सभी का जो भी टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वह सभी सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट और सभी टाइप पे आपका पर डे क्लास चल रहा है शाम को 7 बजे से। तो आप क्लास पर डे ज्वाइन कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मिले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, यानी जल के जो अणु होते हैं, जल का सूत्र क्या होता है H2O होता है। जल का आणविक सूत्र क्या होता है H2O होता है। तो वही कहा है कि इसका जो है वह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कौन है। अब देखिए यहाँ पे है H, उसके बाद यहाँ पे क्या है देखिएगा इलेक्ट्रॉन कितना है 2 4 और 2 6 और 1 7, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन 7 है, यानी जो भी बिंदु से दर्शाया गया है वह आपका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपका 7 है। उसके बाद है ऑप्शन बी में, इसमें भी आपका 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप ऑप्शन सी में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑप्शन जो डी है उसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी करेक्ट आंसर है। तो देखिए अब हम इसको देखते हैं कि यह ऑप्शन हमारा डी कैसे सही है। देखिए हमारा जल का जो अणुसूत्र है वह क्या है H2O होता है। क्या होता है H2O होता है। अब देखिए इसमें हमारा H हाइड्रोजन है और O ऑक्सीजन है। तो H का जो परमाणु संख्या होता है वह 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो इसके क्या होगा 1 ही न रह जाएगा। तो इसका जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आया वह कितना आया 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वह आपका 8 होता है और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ हमारा क्या होगा 2,6 होगा। 2,6 यानी इसके बाहरी कक्षा में कितना आया 6 इलेक्ट्रॉन आया। अब देखिएगा यहाँ पे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आया। हम इसको इस प्रकार से सजा सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 2 H था, यानी जल का जो सूत्र है वह H2O होता है। तो 1 H यहाँ ले लिए, 1 H यहाँ ले लिए, देखिएगा काफ़ी अच्छा से देखिएगा। और उसके बाद O हम लोग यहाँ पे ले लिए, ठीक, वो एक था तो O ले लिए। अब देखिए O का जो है वह कितना है बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन था, तो हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। 1 2 3 4
5 और 6, हम लोग ले लिए 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि इसको एक क्रॉस से दे दिए, फिर इसको भी एक यहाँ पे क्रॉस दे दिए। ठीक, अब यह हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीजन जो है वह आपका अष्टक पूर्ण करता है और हाइड्रोजन जो है वह द्विष्टक पूर्ण करता है। यानी यह जो है कि आपका क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके यह क्या होगा, निष्क्रिय बन जाएगा, यानी अक्रिय बन जाएगा। और यह इधर से क्या करेगा, साझा करके बन जाएगा। और यह जो है ऑक्सीजन जो है वह इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, 4 है, एक ये है और एक ये है। अब ये जो है कि हाइड्रोजन को अगर दिया है तो इधर हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यह कहता है कि हम अगर दिए हैं तो हम तुमसे भी लेंगे। इधर भी दिया है तो यह दोनों से लेगा, तो क्या करेगा, यह इधर से 2 लेकर के क्या किया, यह अपना अष्टक पूर्ण कर दिया, यानी इसके बाहरी कक्षा में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, तो इस प्रकार से आप पूर्ण कर रहा है। अब देखिए इसी ऑक्सीजन का जो है, सॉरी यह हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसी को यहाँ पे क्या किया है, इसको भी बिंदु से दर्शाकर, और यहाँ क्या किया है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा H था, यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन था, एगो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे O लिखे, यहाँ पे फिर एगो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 यहाँ, ये 2 और ये 2 4 और ये 1 5 और 1 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन किसका है, तो ऑक्सीजन का। और एक ये जो है इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन का है और ये भी हाइड्रोजन का है। इसी इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से उठा करके और यहाँ लिख दिया है, और इसको यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया है, तो वही बात हुआ। इसको हम यहाँ लिखे या यहाँ लिखे, इस तरह से हम साझा करा सकते हैं, इस तरह से करा सकते हैं, फिर इसको इस तरह से करा सकते हैं। तो वही बात है हमारा क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको यह क्वेश्चन समझने में अभी भी दिक्कत है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ एक वीडियो का, जिसमें आपको पूर्ण रूप से इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और इसकी संयोजकता पहचानने का भी नियम काफ़ी सरल और आसान भाषा में आपको जो है कि एक शॉर्ट तरीका से काफ़ी अच्छा से बताया गया है। तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, काफ़ी उसमें हेल्प मिलेगा। चलिए इसका जो ऑप्शन डी है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 13 नंबर क्वेश्चन का है। देखिए क्या कहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम क्या है, यानी इसका जो है वह IUPAC नाम क्या है, यही पूछा है। अब देखिए यह जो है आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो यह बात ध्यान में रखिएगा, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है वह आपका एल्केन होता है। क्या होता है, वह एल्केन श्रेणी की यौगिक होता है। जो डबल बॉन्ड से जुड़ता है वह आपका एल्कीन होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है वह आपका एल्काइन होता है। क्या होता है, एल्काइन होता है। अब देखिए यहाँ पे यह जो है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी यह क्या होगा, एल्कीन होगा। अब देखिए यह डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो एल्कीन होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या है, ब्यूटेन, जो कि एल्केन है। लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, यानी यह जो है कि आपका एल्केन श्रेणी की यौगिक है, यानी ऑप्शन ए आपका गलत है। उसके बाद है बी में ब्यूटाइन, क्या है, लास्ट में आइन आ रहा है, यानी यह आपका एल्काइन श्रेणी की यौगिक है, यानी आपका ऑप्शन ये भी गलत है। अब देखिए उसके बाद है ऑप्शन सी में, देखिएगा क्या कहा, ब्यूट 1 इन, क्या है, ब्यूट 1 इन, यानी यह जो है आपका क्या है, एल्कीन श्रेणी की यौगिक है, यानी इसी का जो यह जो है आपका CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, इसी का IUPAC जो नाम है वह क्या है आपका, ब्यूट 1 इन, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब देखिए कैसे ब्यूट 1 इन सही है, देखिए यहाँ पे सी का एगो है 1 2 3 और 4, सी का एगो है 4, तो अगर 1 कार्बन होगा तो वह मेथ होगा, 2 कार्बन तो एथ होगा, 3 कार्बन प्रोप होगा, और 4 कार्बन तो क्या होगा, ब्यूट होगा। और ब्यूट के साथ कितना है, अब देखिए यहाँ पे ब्यूट हमारा हो गया। उसके बाद एच का एगो है, एच यहाँ 3 गो है, एच यहाँ 2 गो है, 5 गो, एगो 6 गो और 2 गो 8 गो। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ये एल्कीन श्रेणी का यौगिक है, यानी क्या है, सी हमारा अगर इसका जो सूत्र होता है वह CnH2n होता है। क्या होता है, H2n होता है। तो सी कितना है, 4 है, यानी n की जगह हम 4 लेंगे तो h क्या है, h 2 गुने 4 हो जाएगा, यानी c कितना है 4 और h 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h 8। इसलिए यह आपका जो है कि क्या है, ब्यूट 1 इन का यह जो है आपका इसका IUPAC नाम होगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कहा है, देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CH3OH और CH3O CH3 यह जो है कि किस प्रकार का समायोगी है, तो यह जो है आपका श्रृंखला समायोगी है। क्या है, श्रृंखला समायोगी है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है वह धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है, यानी जो धातु का वेल्डिंग होता है उसमें जो है कि कौन सी गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं, वही ऑप्शन यहाँ पे आपका क्वेश्चन का ऑप्शन है एथेन या ब्यूटेन या एथिलीन या एसिटिलीन। तो देखिए यह जो है आपका क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ पे आपसे ऑप्शन दिया है एसिटिलीन, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक होता है एथाइन, क्या होता है, एथाइन,
तो एथाइन जो है उसी गैस का जो है उपयोग हम लोग क्या करते हैं, गैस वेल्डिंग, धातु वेल्डिंग में जो इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एथाइन का। अब कहिएगा यहाँ पे एथाइन तो कोई ऑप्शन नहीं, तो एथाइन का ही दूसरा नाम एसिटिलीन होता है। क्या होता है, एथाइन का दूसरा नाम एसिटिलीन है, यानी और एसिटिलीन का जो है, जैसे देखिए एसिटिलीन जो है इसका IUPAC नाम जो है वह एथाइन है। क्या है, एसिटिलीन का IUPAC नाम एथाइन होता है। तो ऑप्शन में आपको एथाइन देगा या एसिटिलीन देगा, दोनों आंसर आपका राइट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ एसिटिलीन दिया हुआ है, अब एसिटिलीन दे या एथाइन दे तो दोनों हमारा क्या है, सेम है। अगर एक व्यक्ति का दो नाम है तो क्या होगा, दोनों व्यक्ति का नाम हम किसी नाम से बुलाए, नाम उसी को ना बुला रहे हैं, तो वही बात है, एसिटिलीन का है या एथाइन का है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन का है, क्या कहा है देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बकमिस्टर, क्या है, बकमिस्टर फुलेरिन किस तत्व का अप्रूव है। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ से इतने को छोड़ देते हैं, क्या है, बकमिस्टर यहाँ से छोड़ रहे हैं तो यहाँ के क्या बच रहा है, फुलेरिन किस तत्व का अप्रूव है। अब देखिए आपको एक पता होगा कि क्या है, कार्बन के जो अप्रूव है वह क्या होता है, एक हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है, और एक क्या होता है C60, जिसको हम लोग बोलते हैं C60 फुलेरिन। यानी C60 फुलेरिन जो है वह क्या होता है, फुटबॉल की तरह इसका संरचना होता है। तो यह आपका कार्बन का अप्रूव है, यानी यहाँ क्या होगा, बक, वही क्या, इसका जो पूरा नाम है वह है बकमिस्टर फुलेरिन, तो वह जो है आपका कार्बन का अप्रूव है, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पेंटेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या होती है, यानी पेंटेन जो होता है उसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है, यही आपसे क्वेश्चन कहा है। तो अभी आपको मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसमें से जो काफी क्वेश्चन है वह जो भी सीरीज में आपको अभी तक ले जो भी क्वेश्चन मिल चुका है ऑब्जेक्टिव का, उसमें काफी क्वेश्चन इसमें से मिल चुका है। तो देखिए इसको मैं बता देता हूँ, क्या कह रहा है कि पेंटेन में सहसंयोजक बंधनों की संख्या होती है। तो जैसे पेंटेन कह रहा है इसमें जो है कि 5 कार्बन होता है, जैसे मेथ 1 होगा, एथ के लिए 2 हो गया, क्या मेथ 1, प्रोप के लिए 3 और ब्यूट के लिए 4, पेंट के लिए 5 कार्बन। तो पेंट के लिए हमारा क्या है 5 कार्बन, और यह जो है कि पेंट एन है, यानी लास्ट में इसका क्या रहा है, एन आ रहा है, जो कि क्या है, यह एल्केन श्रेणी का यौगिक है। क्या है, एल्केन श्रेणी का यौगिक है। तो अब देखिए एल्केन का जो सूत्र होता है वह आपका CnH2n, क्या होता है, CnH2n + 2 होता है। क्या होता है, CnH2n + 2 होता है। अब देखिए एन के जगह हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, यानी 5 कार्बन था तो 5 लिए, H 2 × 5 + 2। अब देखिए C5 और H 5 × 10 2 12, यानी H कितना हो जाएगा 12, यह आपका हो जाएगा C5H12, यानी C5H12। अब देखिए अब इसको हम लोग सजाते हैं। जैसे देखिए इसमें आपसे पूछा है सहसंयोजक बंधनों की संख्या, तो C कितना है 5 गो है, तो C 1 गो ले लिए, 2 गो ले लिए, 3 4 और 1 5, सी हम लोग 5 को ले लिए। अब देखिए इसको हम लोग इसके आगे जो है कि सी जो है कार्बन है, तो कार्बन जो है वह इसकी संयोजकता 4 होती है। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन दे देते हैं। जैसे यहाँ 1 हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ 1 हाइड्रोजन दे दिए, इसके यहाँ पे 1 हाइड्रोजन दे दिए, फिर यहाँ 1 हाइड्रोजन। देखिएगा काफ़ी अच्छा से, अगर आपसे संरचना सूत्र पूछेगा तो आपका इसी प्रकार से बनेगा संरचना सूत्र। तो यहाँ पे 1 हो गया पेंटेन का संरचना सूत्र, इस तरह से आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 H दे दिए, फिर इसमें H दे दिए, यहाँ 1 H यहाँ दिए, 1 H यहाँ दिए। अब देखिएगा इसको समझिएगा काफ़ी अच्छा से। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना हो गया, H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल आपका कितना हो गया, H जो है वह आपका 12 हो गया। अब आपसे पूछा है इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या, तो देखिए जो भी इसमें बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वही आपका सहसंयोजक बंधन है। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 गो, ये 1 2 गो, यहाँ 1 3 गो, ये 1 4 गो, 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कितना आया 16 बॉन्ड। यानी यह जो है कि 16 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, सॉरी इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 16 हो जाएगी। अब देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। जैसे देखिए कार्बन क्या है, एक यह कार्बन जो है वह यहाँ पे 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 यहाँ 1 यहाँ और 1 यहाँ, यानी 4 बॉन्ड से। ये भी कार्बन जो है वह 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, यानी सभी कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन जो है वह सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो सिंगल बॉन्ड से है, और इसकी सहसंयोजक बंधनों की संख्या इसमें कितना आया, तो 16 आया। यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 16, जो कि पेंटेन में सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितना आया, तो 16। इस प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन किसी का भी निकाल सकते हैं। तो यह आपका ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पेंसिल लीड मुख्य रूप से बनाई जाती है,
यानी जो पेंसिल आप लोग जो पेंसिल से लिखते हैं उसका जो नोक होता है, नोकी जो होता है, वही कह रहा है कि पेंसिल की जो लीड होती है वह मुख्य रूप से बनाई जाती है। तो आपका किसका बनाया जाता है? वह आपका ग्रेफाइट से बनाया जाता है। और ग्रेफाइट जो है वह आपका विद्युत का यह सुचालक भी होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और पेंसिल की जो लीड है वह आपका ग्रेफाइट से बनाया जाता है। यानी आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन क्या है कमरे के ताप पर ठोस है? यानी इनमें से कौन जो है वह हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? तो देखिए, जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगा, सबसे कार्बन की संख्या जिसमें अधिक होगा वही सबसे अधिक क्या होगा? ठोस होगा। अब देखिए यहाँ पे है C3H8, उसके बाद है C20H42, C8H18, C3H8। देखिएगा यहाँ पे क्या है? C3H8, C3H8 ये दोनों ऑप्शन सेम है। उसके बाद है आपका C8H क्या है? 18 यानी 18 है। उसके बाद है C20 और H42। अब देखिए इस चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि किसमें कार्बन की संख्या 20 है, सॉरी कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा है। यानी आपका क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वह सबसे अधिक ठोस होगा। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। वही कहा है कि निम्न में से जो है वह कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होगा? ऑप्शन बी राइट है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो चारों ऑप्शन है वह हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। क्या है? हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। यहाँ पे पूछा भी है कि हाइड्रोकार्बन कौन है वह जो ताप पर क्या है? कमरे के ताप पर ठोस है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन वही होता है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होगा वह हाइड्रोकार्बन। जैसे इसमें क्या है? कार्बन सी है, हाइड्रोजन एच है, इसमें भी कार्बन सी हाइड्रोजन एच, इसमें भी कार्बन सी हाइड्रोजन एच, इसमें भी कार्बन सी और हाइड्रोजन एच। यानी ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन है, कोई ऑप्शन में रहेगा तो आप वहां से देख सकते हैं। या फिर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं वैसे ही होगी जिसमें क्या होगा? केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आप 1-2 उदाहरण दीजिएगा, जैसे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी दे दीजिएगा, उसका जो है कि सूत्र लिख दीजिए, वह आपका उदाहरण हो गया। यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि कौन का हाइड्रोकार्बन जो है वह कमरे के ताप पर ठोस है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहा है? निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? यानी यह जो ऑप्शन है इसमें कौन जो है वह उत्पादक है? तो देखिए आपका ऑप्शन है सर्प। क्या है? सर्प, उसके बाद है घास, उसके बाद ग्रास हॉपर और मेढक। तो देखिए उत्पादक जो है वह आपका घास है। क्या है? उत्पादक आपका जो है वह घास है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? आपका जो उत्पादक जो इसको कहते हैं वह आपका घास है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का अक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? यानी ओजोन परत की जो क्षति होती है या अक्षय उसी को कहते हैं, जो झरना, उसका जो मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो आपका है CFC नामक एक क्लोरोफ्लोरो, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको CFC होता है, जिसका नाम है पूरा क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही जो है कि ओजोन परत का क्षय के लिए जिम्मेवार है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहा है? देखिएगा, कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? यानी यह जो है कि दिया हुआ है एक आहार श्रृंखला, इसमें से कौन है वह आहार श्रृंखला बनाता है? जैसे आहार श्रृंखला कहने का मतलब है कि वह एक के बाद एक होगा, एक के बाद एक होगा। जैसे वह क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है गेहूँ, उसके बाद आम, उसके बाद मनुष्य। अब देखिए गेहूँ को क्या है? गेहूँ जो है वह गेहूँ को क्या है? आम खाएगा। अब देखिए गेहूँ को आम खाएगा? नहीं खाएगा। यानी आपका ऑप्शन ए गलती है। क्या है? ऑप्शन ए गलती है। उसके बाद है घास और मछली, तो घास को मछली नहीं, क्या है? घास और मछली, तो घास को मछली नहीं खाएगा। ऑप्शन बी भी गलती है। नेक्स्ट है आपका शैवाल घास, तो शैवाल भी जो है वह क्या होता है? छोटी छोटी घास ही होती है और उसके बाद घास है, ये भी आपका गलती है। नेक्स्ट है आपका क्या है? ऑप्शन डी में है घास, बकरी और मनुष्य। तो देखिए घास को जो है वह कौन खाता है? बकरी खा सकती है, यानी बकरी खाती है, और बकरी को क्या होता है? मनुष्य खाता है। क्या है? घास को बकरी खाती है और बकरी को मनुष्य खाता है। यानी यह जो है आपका क्या है? एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और आप लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना जो है कि क्वेश्चन सही हुआ। यानी जो भी 30 क्वेश्चन था उसमें से कम आपका 25 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो भी आप जैसे कि आपके पास एग्जाम के लिए काफ़ी समय कम है, अगर आपका 30 में से 25 क्वेश्चन सही होता है तो आप जैसे कि अच्छी खासी आपकी तैयारी चल रही है। लेकिन 25 से कम सही होता है तो आपको जो है तैयारी अच्छी खासी नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट है। 24 का देखते हैं क्वेश्चन, क्या कहा है? वन्य पारिस्थितिक तंत्र में हिरण किस स्तर पर होते हैं? यहाँ पे क्या
क्या है, वन्य पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं उसमें हिरन जो है वह किस स्तर पर होते हैं। ऑप्शन है आपका उत्पादक या द्वितीयक या प्राथमिक उपभोक्ता या तृतीयक। तो देखिए ये जो वन, जैसे देखिए पहला हमारा उत्पादक क्या होता है, तो घास होता है। घास क्या होता है, उत्पादक होता है। और घास को जो खा रहा है वह घास को कौन खा रहा है, हिरन खा रहा है। यानी हमारा हिरन क्या हो जाएगा, अब देखिए घास हमारा उत्पादक है, यहाँ पे अच्छी प्रकार समझिएगा, घास क्या है, उत्पादक है। घास को हिरन खा रहा है, हिरन को फिर क्या होगा, बाघ खाएगा। क्या है, हिरन को फिर बाघ खाएगा। तो अब देखिए हिरन को जब बाघ खा रहा है तो फर्स्ट हमारा यह घास उत्पादक हुआ, क्या हुआ, उत्पादक। और इसको जो खा रहा है वह प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। क्या हुआ, यह प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। और इसके बाद जो हिरन को जो खा रहा है वह आपका द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। क्या हुआ, द्वितीयक उपभोक्ता। और बाघ को जो खाएगा वह आपका तृतीयक उपभोक्ता होगा। इस प्रकार से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हिरन हमारा क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। यानी क्या होगा, वह प्राथमिक स्तर के जीव होगा। वही कहा कि वन्य पारिस्थितिक तंत्र में जो है वह हिरन किस स्तर पे होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है क्या दिया आपका, ऑप्शन सी में है द्वितीयक, ए में है उत्पादक और बी में है प्राथमिक, डी में है तृतीयक। यानी आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल राइट है, लेकिन क्या होगा, ज़्यादातर बच्चे जो है वह ऑप्शन सी टिक किया होगा। जैसे इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी पे टिक किया हुआ दिख रहा है। ये पेपर जिस बच्चा का है वो भी क्या किया है, गलती टिक किया है। यानी ऑप्शन क्या होगा आपका, ए बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा है, मनुष्य एवं तिलचाटा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं। यानी मनुष्य एवं तिलचाटा जो है वह निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जो जंतु है वह कहलाते हैं। ऑप्शन है शाकाहारी या सर्वाहारी या मृतजीवी या मांसाहारी। तो जैसे देखिए मनुष्य क्या है, वह क्या होता है, साग सब्जी भी खाता है और मांस मछली भी खाता है। तो जो केवल मांस मछली खाता है उसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। जो केवल साग सब्जी खाता है उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। और जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे मृतजीवी कहते हैं। और जो क्या है, मांस मछली और साग सब्जी दोनों खाता है उसे हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो क्या है, मनुष्य और तिलचाटा जो है वह आपका क्या है, साग सब्जी और क्या है, मांस मछली दोनों खाता है। यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वाहारी। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। यानी इनमें से कौन जो है वह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। देखिए एक होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। क्या होता है, एक जैव निम्नीकरणीय और एक जैव अनिम्नीकरणीय। तो देखिए जैव निम्नीकरणीय जो है वह आपका क्या होता है, जैसे वह जो है कि मृदा में सड़ गल जाता है और उसमें मृदा में वह मिल जाता है। यानी जिसकी क्या है, वह सड़ गल जाएगा, वह आपका मृदा में मिल जाएगा, तो वह क्या होगा, वह आपका निम्नीकरणीय पदार्थ है। और जो कि है क्या है, जैसे कि किसी चीज़ को अगर हम फेंक देते हैं वह काफ़ी दिन भी हो जाने पर वह क्या होता है, नहीं सड़ता गलता है, वह आपका क्या हो जाएगा, वह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे ऑप्शन है कागज, लकड़ी, डीडीटी और इनमें से कोई नहीं। तो डीडीटी जो है यह आपका एक रसायन है जो कि क्या होता है, यह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है। यानी आपका ऑप्शन भी राइट है, क्योंकि कागज जो है वह क्या है, यह निम्नीकरणीय पदार्थ है। कागज को हम फेंक देंगे वह कुछ दिन बाद देखेंगे वह क्या होगा, सड़गल कर मृदा में मिल जाता है। लकड़ी को भी फेंक देते हैं वह भी क्या होगा, सड़गल जाता है। लेकिन यह डीडीटी जो रसायन है यह आपका क्या होता है, यह जो है कि मृदा में नहीं मिलता है। जैसे एक आपका प्लास्टिक भी है, वही आपका प्लास्टिक भी क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का भी उदाहरण है। जैसे अगर प्लास्टिक को हम फेंक देते हैं या किसी मिट्टी में भी अगर उसको गाड़ देते हैं तो क्या होगा, फिर अगर उसको हम कितना ही दिन बाद उखाड़ कर देखेंगे वह ज्यों का त्यों रहता है। यानी वह क्या होता है, नहीं गलता है। तो यह आपका डीडीटी रसायन जो है वह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ओजोन का आणविक सूत्र है। अब देखिए यह काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। क्या होता है, ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। क्या है, ऑप्शन सी में O3 है। ऑप्शन सी राइट है। अब देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। यानी ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। अब देखिए ओजोन का जो आणविक सूत्र है वह O3 है। क्या है, O3 है, जिसमें O हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। और इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 3 परमाणु मिल करके ओजोन का निर्माण कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि ओजोन का आणविक सूत्र, जो कि ऑप्शन सी में राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, पारितंत्र का अजैव घटक होता है। यानी पारितंत्र में जो है वह अजैव घटक कौन होता है, वही ऑप्शन। जैसे देखिए हमारा प्रकृति जो है वह क्या है, जैसे अजैव घटकों से ही मिल करके बना है। तो यहाँ पे आप क्या है, यह जो है हमारा पृथ्वी भी उसी प्रकार अजैव घटकों से ही मिल करके बना है। जैसे वायु, मृदा, क्या है, वर्षा, इनमें से सभी। तो देखिए जी अगर हमारे क्या है पृथ्वी कोई भी, जैसे मृदा नहीं रहेगा तो कोई चीज़ नहीं रहेगा, या वायु नहीं रहेगा या वर्षा नहीं रहेगा, इनमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं रहेगा तो क्या है, कोई भी जैसे कि कोई परिस्थिति क्या होगा, पारितंत्र हमारा
सुरक्षित नहीं रह पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा, तो क्या होगा, अगर भूमि नहीं मृदा अगर नहीं रहेगा तो क्या हम लोग रह पाएंगे, या घास फसल को भी कोई भी चीज़ रह पाएगा, नहीं होगा। वर्षा नहीं होगा तो कोई चीज़ क्या होगा, मर जाएगा। तो उसी प्रकार वर्षा, वायु सभी जो है यह क्या है, पारितंत्र का अजैव घटक है, यानी आपका ऑप्शन डी राइट है, इनमें से सभी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी उत्पादक जो है वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। क्या होता है उत्पादक, उसके कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो उत्पादक जो है वह कह रहा है कि भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, यह आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है, यह आपका उत्पादक जो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेता है, यानी आपका ऑप्शन सी में देख रहे हैं दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। क्या कौन से पदार्थ का जो है अपघटन जो है वह पर्यावरण में नहीं हो सकता है। ऑप्शन है सूखे पत्ते, या कागज, या भोजन, या प्लास्टिक। जैसे आपको एक क्वेश्चन अभी बताए हैं जैव अनिम्नीकरणीय और निम्नीकरणीय, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है आपका उसी टाइप पे जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का ही पूछ रहा है। जैसे कह रहा है कि कौन पदार्थ जो है वह पर्यावरण में क्या है अपघटन नहीं हो सकता है, तो जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होगा उसका अपघटन नहीं होगा, और जो जैव निम्नीकरणीय होगा उसका अपघटन हो जाएगा। जैसे सूखे पत्ते हैं, इसको हम फेंक देंगे, क्या होगा, यह सड़गल जाएगा। कागज है, इसको भी फेंक देंगे, सड़गल जाएगा। भोजन है, इसको भी फेंक देंगे, क्या होगा, वह सड़गल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक क्या है, इसको जो काफ़ी दिनों तक रखने पर भी यह क्या होता है, सड़ता गलता नहीं है, और यह मृदा में नहीं मिलता है। इसलिए यह क्या है, यह आपका क्या है, यह जो वही क्वेश्चन पूछा है कि अपघटन पर्यावरण में किसका नहीं हो सकता है, यानी आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। यह क्या होगा, प्लास्टिक जो है इसका पर्यावरण में क्या होगा, अपघटन नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट है। तो आप फटाफट से हम लोग यहाँ पे क्या है 30 क्वेश्चन का पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए, और आशा करता हूँ कि आपसे इसमें जो है कि 30 अगर क्वेश्चन देखे हैं तो आपने क्या है 40-50 क्वेश्चन या 50 से अधिक क्वेश्चन तो जरूर आपने सॉल्व कर लीजिएगा। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट के साथ दिया गया है उस तरह से आप अगर याद कीजिएगा और समझे होंगे तो आपका क्या है 50 से 60 क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाता है। और आशा करता हूँ कि आपका वीडियो यहाँ अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग वीडियो देखेंगे कोई अच्छे नेक्स्ट टॉपिक पे, नए टॉपिक के साथ। यहाँ पे हम लोग क्या है इतना ही क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है कितना सॉल्व किए हैं, और आपका जो है आपने कितना टिक किया है, आपका जो है कि कितना आंसर इसमें से सही हुआ। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।